अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। केरल में एक सनसनीखेज वारदात के बाद राज्य सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है और इस सनसनीखेज वारदात के बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि मामला है एक कोरोना संक्रमित महिला के साथ एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा बलात्कार किए जाने का। और बताया जा रहा है कि जब इस संक्रमित महिला को किसी अन्य हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस में, तब कथित रूप से एम्बुलेंस ड्राइवर ने ये हरकत की है। और ये जो हरकत हुई है, इसके बाद राज्य की राजनीति में एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि विपक्षी दलों का साफ साफ कहना है कि जब ये बात सामने आ गई है, इस ड्राइवर की आपराधिक पृष्ठभूमि थी, तब सरकार को बताना चाहिए कि इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच तब क्यों नहीं की गई जब उसको नौकरी दी जा रही थी। और इसके साथ ही सवाल ये भी उठे हैं कि क्या किसी महिला को एम्बुलेंस में अकेले ले जाया जा सकता है? क्या ड्राइवर के साथ एक और व्यक्ति नहीं होना चाहिए था जो कि देखरेख कर सके? और इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं, जिस पर राज्य सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है, विपक्षी दलों का क्या आरोप है, ये सब आपको बताएंगे। साथ ही महाराष्ट्र की बात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर जो उनका मातोश्री निवास है, आधिकारिक निवास है, वहां पर किसी ने फोन किया। बताया जा रहा है कि फोन दुबई से किया गया, भाई के कहने पर किया गया। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे संजय राउत और कंगना रनावत के बीच में जो विवाद चल रहा है उसकी। कंगना रनावत ने अपना एक और वीडियो जारी किया है और उसमें कहा है कि वह 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं और आपको जो चाहे है करना वो आप कर लीजिए। क्या है कहा है कंगना रनावत ने, वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी तुरंत की खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बयान दिया और कहा है कि हिमाचल की बेटी कंगना को हम सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हमें एक आवेदन भी मिला है, एक निवेदन भी मिला है, जिसको देखते हुए हमने ये सुरक्षा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। कंगना मुंबई जा रही हैं और इस दौरान उनको हिमाचल प्रदेश पुलिस सुरक्षा देगी। पूरा आपको विस्तृत तरीके से दिखाएंगे क्या है पूरा मामला, और ये भी बताएंगे कि लोजपा एक बड़ा फैसला ले सकती है। बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए चिराग पासवान की नेतृत्व वाली पार्टी शायद जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे और हो सकता है कि केंद्र में वो एनडीए बने रहे, बिहार में अलग हो जाए। बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ शायद लोजपा अपने उम्मीदवार ना उतारे। इस बारे में फैसला सोमवार को होगा, इसके बारे में भी विस्तृत तरीके से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केरल की। केरल में पथनमथिट्टा के समीप एम्बुलेंस चालक ने 19 साल की एक कोविड-19 मरीज से कथित रूप से उस समय बलात्कार किया जब युवती को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग ने स्वयं ही मामला दर्ज किया है। विपक्षी कांग्रेस और भाजपा ने इस घटना की निंदा की है तथा स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा कि अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। शैलजा ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमने अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। लड़की की मां ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर एम्बुलेंस चालक नौफाल को रविवार को हिरासत में ले लिया गया। कानीवू 108 एम्बुलेंस सर्विसेज ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आरोपी चालक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार यह घटना शनिवार को अर्णमुला में हुई। जांच अधिकारी ने कहा, पीड़िता ने अस्पताल प्रशासन को बताया और फिर अस्पताल प्रशासन ने हमें इसकी सूचना दी। उसके बाद हमने उसे हिरासत में ले लिया। हम लड़की का बाद में बयान लेंगे क्योंकि वह अभी अपनी आप बीती बताने की स्थिति में नहीं है। इस लड़की को शनिवार को अडूर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह और उसकी मां कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। लड़की को बाद में जब फर्स्ट लाइन उपचार केंद्र स्थानांतरित किया जा रहा था, तब एम्बुलेंस चालक ने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। आयोग की अध्यक्ष MC जोसफाइन ने कहा कि महिला को सभी तरह की सहायता की पेशकश की गई है। उन्होंने एक बयान में कहा, यह मुद्दा दर्शाता है कि महिला मरीजों को पृथक सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है। अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के अलावा उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, एम्बुलेंसों के लिए चालक नियुक्त करने से पहले कड़ी पृष्ठभूमि जाँच होनी चाहिए। पथनमथिट्टा के पुलिस अधीक्षक PKG साइमन ने कहा कि पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के शीघ्र बाद उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, वह कायमकुलम का रहने वाला है और वह हत्या के मामले में पहले से आरोपी है। हम अन्य जानकारियां जुटा रहे हैं। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि पथनमथिट्टा के समीप
अरणमुला में एक खाली भूखंड में चालक ने मरीज के साथ कथित रूप से बलात्कार किया। विपक्ष के कांग्रेस के नेता रमेश चन्नीतला ने कहा, महिला को अपराधी के साथ एम्बुलेंस में अकेले भेज दिया गया। अब पुलिस कह रही है कि अपराधी की आपराधिक पृष्ठभूमि है। उन्होंने कहा, जब उसे नियुक्त किया गया तब इस बात पर विचार क्यों नहीं किया गया। हम इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने भी ऐसी मांग करते हुए कहा, यह दर्शाता है कि केरल सरकार विफल है और हम स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मरीज को बिना नियमों का पालन किए चालक के साथ भेज दिया गया। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई के बांद्रा स्थित निजी आवास मातोश्री पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर फ़ोन किया और कहा कि वह दुबई से भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरफ से बोल रहा है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस व्यक्ति ने शनिवार की रात लगभग 10:30 बजे 2 बार फ़ोन किया, जिसके बाद कालानगर कॉलोनी में स्थित ठाकरे के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया, किसी ने शनिवार की रात मातोश्री के फ़ोन नंबर पर 2 बार कॉल की और कहा कि दाऊद इब्राहिम उद्धव ठाकरे से बात करना चाहता है। हालांकि टेलीफोन ऑपरेटर ने मुख्यमंत्री को कॉल स्थानांतरित नहीं की। अधिकारी ने कहा, फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने अपनी पहचान नहीं बताई और केवल इतना कहा कि वह दाऊद इब्राहिम की तरफ से दुबई से बोल रहा है। दोनों कॉल रात लगभग 10:30 बजे आईं। उन्होंने बताया कि इसके बाद स्थानीय पुलिस को इस संबंध में सूचित किया गया और बंगले के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, हम यह पुष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं कि फ़ोन दुबई से किया गया था या किसी अन्य स्थान से। जांच जारी है। उधर संजय राउत ने कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की तो कंगना भड़क उठी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो वीडियो जारी किया है, देखिए उसमें उन्होंने क्या कहा। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यू, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उधर लोक जनशक्ति पार्टी अपने बिहार के नेताओं के साथ सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लड़ा जाए या नहीं। हाल के समय में बिहार में सत्ताधारी NDA के दोनों घटक दलों में रिश्ते बिगड़े हैं। लोजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाले जनता दल यूनाइटेड बीते कुछ महीनों से एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार के पूर्व मुख्यमंत्री और दलित नेता जीतन राम मांझी से हाथ मिलाने के बाद दोनों दलों के रिश्तों में खटास और बढ़ गई है। मांझी लोजपा पर निशाना साधते रहे हैं। नीतीश कुमार पर निशाना साधने के दौरान चिराग पासवान भाजपा पर निशाना साधने से बचते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी की कमान अब उनके बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि पार्टी के पास एक विकल्प यह है कि वह केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA का हिस्सा बनी रहे, लेकिन राज्य में उससे अलग होकर चुनाव लड़े, जबकि भगवा दल के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे। लोजपा फरवरी 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जबकि दोनों क्षेत्रीय दल केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संपर्क सरकार का हिस्सा थे। लोजपा ने कांग्रेस से अपना गठबंधन बरकरार रखते हुए
राजद के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। इसकी वजह से राज्य में किसी को भी बहुमत नहीं मिला, जिससे लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद का 15 साल का शासन बिहार में खत्म हुआ और कुछ महीनों बाद एक अन्य विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जदयू और भाजपा गठबंधन बहुमत के साथ सत्ता में आया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम पार्टी नेता एनडीए के तीनों घटकों के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन सूत्रों ने कहा कि असहजता का भाव आ रहा है। खास तौर पर नीतीश कुमार द्वारा राजद के नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश और मांझी से गठजोड़ कर वह अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। जदयू ने भी स्पष्ट किया है कि वह लोजपा के साथ सीटों की साझेदारी को लेकर कोई बात नहीं करेगी, क्योंकि उसके संबंध परंपरागत रूप से भाजपा के साथ हैं। निर्वाचन आयोग के जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने की उम्मीद है। प्रदेश में विधानसभा की 243 सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद है। उधर विज्ञापनों के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ नए दिशा निर्देश तैयार हो रहे हैं, जिसका एक मसौदा पब्लिक डोमेन में रखा है सरकार ने और इस पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि शायद 18 सितंबर तक आप अपने सुझाव दे सकते हैं। इन सुझाव में कहा गया है, खास तौर पर डिस्क्लेमर के लिए, दरअसल आप कुछ भी उत्पाद खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि प्रोडक्ट का नाम बड़ा बड़ा होता है, मूल्य कहाँ है, कितना आपका एक्सपायरी डेट है, क्या सब होता है। डिस्क्लेमर जो होता है वो छोटा छोटा आपको लेंस लेकर पढ़ने की जरूरत होती है। ऐसे ही आप अगर जब टीवी पर किसी चीज़ का विज्ञापन देखते हैं तो बहुत आपको प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत आसानी से बताया जाता है कि ये आपको ये फ़ायदा देगा, ये आपका यहाँ पैसा बचाएगा, और जब डिस्क्लेमर की बात आती है तो फटाफट 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 आप समझ ही नहीं सकते हैं कि उसने क्या कहा है। तो अब सरकार इस पर एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। मसौदा रख दिया गया है पब्लिक डोमेन में और इसमें कहा गया है कि जिस फॉन्ट में आपने बाकी सब चीज़ें बताई हैं, जिस साइज में फॉन्ट है और वो सब उसी साइज में आपको डिस्क्लेमर बताना पड़ेगा, वरना ये सब भ्रामक प्रचार के तौर पर दिखाएगा। और ऐसे ही जो हम टीवी पर विज्ञापन देखते हैं, अगर उसमें डिस्क्लेमर आ रहा है तो वो स्पष्ट रूप से सबको समझ आना चाहिए, सबको उसमें कहीं भी ऐसी कोई घुमावदार भाषा नहीं होनी चाहिए कि आपको समझ नहीं आए। तो ये एक बड़ा फैसला है और निश्चित रूप से जो उपभोक्ताओं के अधिकार है उनका संरक्षण करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहना प्रभा साक्षी के साथ।